हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ कोई स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं करने वाला हूं। आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से हैंडल करें। बिकॉज दोस्तों आपको पता होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे ग्रोथ बिजनेसेस हैं जिनके स्टॉक्स अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20 25 30% करेक्शन मोड के अंदर हैं। बिकॉज दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 15 20 दिनों से ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो लगभग 15 20 25% डाउन चले गए हैं। ऑल्दो उनका जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया था, बहुत अच्छी बिजनेस ग्रोथ डिलीवर करी थी एंड कॉनकोल के अंदर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा गाइडेंस भी था। उसके बावजूद भी उन बिजनेस के स्टॉक्स डाउन चल रहे हैं 20 25 30%। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। बिकॉज दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में उन कंपनीज के स्टॉक्स भी हैं जिन कंपनीज का बिजनेस क्वार्टर टू क्वार्टर वन के अंदर बहुत अच्छा नहीं हुआ है एंड उनकी मैनेजमेंट भी उतनी बुलिश नहीं है कॉनकॉल के अंदर। मतलब उनका बिजनेस लगभग या तो फ्लैटिस है या फिर 5 7 8% से ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों हमें नॉन ग्रोविंग बिजनेस से निकल के जो हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हाई ग्रोथ बिजनेसेज हैं जो कंसिस्टेंटली 20 25 30 35% से ग्रोथ कर रहे हैं एंड कॉनकॉल के अंदर उनकी मैनेजमेंट का जो बहुत अच्छा बुलिशनेस आया है वहां पे हमारा कैपिटल शिफ्ट करना है। बिकॉज दोस्तों इस टाइम पे जो हाई ग्रोथ बिजनेसेज हैं उनके स्टॉक्स भी अच्छे खासे ठंडे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या एक्टिविटी करनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट जो हमारे पोर्टफोलियो में कंपनीज हैं उनके जो क्वार्टर टू के रिजल्ट आए थे, तो दोस्तों उस टाइम पे कंपनी ने जो अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज करी थी उसको दोबारा रीड करना है। एंड साथ में जो मैनेजमेंट ने कॉन्कॉल किया था क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में उसकी ट्रांसक्रिप्ट पड़ी होगी, चाहे बीएससी की वेबसाइट पे होगी चाहे स्क्रीनर पे होगी, वहां से पिक करके आपको वापस वो ट्रांसक्रिप्ट अच्छे से रीड करनी है ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि जो बिजनेस के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर है क्या वो बिजनेस अच्छे से ग्रोथ कर रहा है एंड उस कंपनी की जो मैनेजमेंट है क्या अभी भी उतनी बुलिश है। क्या मैनेजमेंट ये बोल रही है अपने कॉन कॉल के अंदर कि हम लोग अभी भी एक्सपेंशन फेज के अंदर है, हम लोग अभी भी बहुत सारे इंप्लॉइज को हायर कर रहे हैं, हम लोग हमारे बिजनेस को नेक्स्ट 2 3 साल के अंदर लगभग 25 30 35% से ग्रोथ कराना चाह रहे हैं। तो आपको ये सब क्रॉस चेक करना है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर एंड कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज हैं क्या उनका बिजनेस एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्या उनका बिजनेस अभी भी ग्रोथ कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि उन कंपनीज का बिजनेस ठंडे बस्ते में चला गया है, मतलब उन बिजनेसेस के अंदर अभी कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहली एक्टिविटी आप ये जरूर कर लो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, एटलीस्ट आपको बहुत अच्छा कन्विक्शन देके जाएगी कि यदि आपके पोर्टफोलियो में कोई एक ऐसा स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई एक ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ किया है, मतलब 30 35 40% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है, 30 35 40% से प्रॉफिट ग्रोथ किया है, मैनेजमेंट बहुत बुलिश है, बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपना बुलिशनेस दिखा रही है, तो एटलीस्ट आपको कन्विक्शन मिलेगा उस स्टॉक को होल्ड करने में। एटलीस्ट पैनिक करके आप उस स्टॉक से एग्जिट तो नहीं होगे। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं जिनके क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, बहुत अच्छा कॉन्कॉल हुआ था, उसके बावजूद भी उनका स्टॉक 20 25 30% से डाउन है। तो दोस्तों आपको अपना खुद का कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है ताकि आपको अंदर से एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आए और आप लोग उन स्टॉक्स को एटलीस्ट होल्ड करके रखो, एटलीस्ट उनसे एग्जिट ना हो जाओ। बिकॉज दोस्तों जो मार्केट का अभी सेंटीमेंट चल रहा है वो सेंटीमेंट लगभग मिड ऑफ 2022 के आसपास और 2022 के एंड तक रहा था। बिकॉज दोस्तों उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जिनकी मार्केट कैप लगभग 5,000 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ के आसपास में थी और उनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा था लगभग 20 25 30 35% से। बट उनके स्टॉक्स उतने अच्छे खासे चल नहीं रहे थे, मतलब उल्टा के स्टॉक्स करेक्ट मोड में आ गए थे। सो दोस्तों दैट वाज द राइट टाइम उन स्टॉक्स के अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करने का। तो दोस्तों जो हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं उसमें होल्डिंग बढ़ाने के लिए कैपिटल कहां से लाएं, तो दोस्तों दो रास्ते हैं कैपिटल लाने के। फर्स्ट इज जो आपके नॉन ग्रोथ बिजनेसेज हैं उनसे एग्जिट कर जाओ, उनसे कैपिटल आप विड्रॉ कर लो और जो अपने हाई ग्रोथ वाले बिजनेसेज वहां शिफ्ट कर दो, या फिर आपकी जो नई सैलरी आ रही है, आपका नया कैश फ्लो आ रहा है, वो पैसा आप अपना होल्डिंग इंक्रीज करने में डाल सकते हो। तो दोस्तों मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूं कि जब आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन एंड कॉनकॉल की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे तो उस टाइम पे आपको जो हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियाज है उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम लोग दो तरह के बिजनेस ट्रैक करते हैं, फर्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले बिजनेस एंड सेकंड इज जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से बिलोंग नहीं करते हैं, लाइक रिटेल बिजनेसेज, एफएमसीजी बिजनेसेज, हॉस्पिटल बिजनेस, डायग्नोस्टिक बिजनेस एंड आपका कोई ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत अच्छा खासा टेलमेंट चल रहा हो। दोस्तों फर्स्टली मैं जो बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले बिजनेसेज हैं उनके क्राइटेरिया एक बार रिमाइंड कर देता हूं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उसकी एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट स्टेबल होनी चाहिए। दोस्तों सेकंड हमारा क्राइटेरिया था कि उस बिजनेस की लोन बुक एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ होनी चाहिए। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया था कि जो कॉनकॉल है उसके अंदर मैनेजमेंट ने क्या ये कॉन्फिडेंस दिखाया है कि हम लोग हमारे लोन बुक को कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कराएंगे। तो दोस्तों वो देखना बहुत जरूरी है
हो सकता है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट के अंदर उनकी लोन बुक 20% ज्यादा ग्रोथ हुई हो, बट जो कॉनकोल हुआ है उसके अंदर मैनेजमेंट ने अपना ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया हो। देयर इज पॉसिबिलिटी ग्रोथ गाइडेंस 20-25% से घटा के 15-16% कर दिया हो। तो ऐसे कंपनी से भी हमें दूर रहना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस बैंक के एनबीएफसी की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए, मतलब अराउंड 15% के आसपास या उससे ज्यादा तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर होना चाहिए। एंड जो उसका रिटर्न ऑन एसेट वाला पार्ट है वो एटलीस्ट 1% या उससे ज्यादा तो होना ही चाहिए। एंड दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चेक करने के लिए जो हमारा लास्ट क्राइटेरिया होता है कि उस स्टॉक के अंदर एटलीस्ट एफआईज या डीआईज की होल्डिंग जरूर होनी चाहिए, ताकि हमें ये क्लैरिटी मिल जाए कि यदि एफआईज और डीआईज ने स्टॉक खरीदा है तो यहाँ पे उन लोगों ने अच्छे से ड्यू डिलीजेंस कर लिया होगा, तो ऐसा यहाँ पे फ्यूचर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उतने इश्यूज क्रिएट ना हो। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस करे हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया वाले पॉइंट्स। एंड दोस्तों, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर देता हूं। यदि कोई ऐसा बैंकिंग या एनबीएफसी है जो अपने पीयर से सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रहा है, एसेट क्वालिटी को कंट्रोल रखते हुए, एसेट क्वालिटी को स्टेबल रखते हुए, बिकॉज दोस्तों उस स्टॉक के अंदर डाउन साइड बहुत कम रहेगी। एंड जैसे नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे एंड जैसे लोन बुक 30-35% से ग्रोथ करेगी, प्रॉफिट 30-35% से ग्रोथ करेंगे, तो वो स्टॉक सबसे पहले तेजी से रिबाउंड करेगा और अपने वापस ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हमें उस सेक्टर का लीडर पकड़ना क्यों जरूरी है। अब दोस्तों, नॉन बैंकिंग बिजनेसेस के हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है कि उसकी रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए। बट यदि आप सेक्टर रिलेटेड ढूंढ पाते हो जो लगभग 35-40-50% से ग्रोथ कर रहा है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात। मतलब उस कंपनी का बिजनेस 2-3 साल के अंदर डबल हो जाएगा, उसके 2-3 साल में प्रॉफिट डबल हो जाएंगे, तो उस कंपनी के वैल्यूएशन को भी 2-3 साल के अंदर डबल होना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि वो कंपनी है क्या वो अभी एक्सपेंशन मॉडल के अंदर है, कि यदि वो रिटेल कंपनी है तो क्या वो नए नए स्टोर अभी ओपन कर रही है, यदि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या अभी वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूँ, इसको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन मत समझना। जैसे विटू रिटेल है, FY 25 कंप्लीट होने के बाद में उसका स्टोर काउंट था लगभग 190 के आसपास में। उनकी मैनेजमेंट का टारगेट था कि हम लोग FY 26 में लगभग 100 नए स्टोर ओपन करेंगे। बट दोस्तों, उन लोगों ने क्यूआईपी करी 400 करोड़ रुपए की, और अपना जो एक्सपेंशन का टारगेट था उसको बढ़ा के 130 स्टोर का कर दिया है। मतलब 190 स्टोर के बेस के ऊपर 130 नए स्टोर ओपन करना है FY 26 के अंदर, तो मतलब यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन किस रेट से हो रहा है, अराउंड 60-65% रेट से हो रहा है। तो दोस्तों, आप ये देखो, जब वो कंपनी 60 से 65% से अपनी स्टोर एक्सपेंशन कर रही है और यदि 8 से 10% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी कर दिया, तो उसका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू किस रेट से ग्रोथ होगा, लगभग 65 से 70% के आसपास में। पर दोस्तों, उसके मैनेजमेंट ने रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रखा है। कितना दे रखा है, लगभग 50% से आसपास में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ करने का। तो दोस्तों, मैंने जस्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए स्टॉक का नाम लिया है, इसको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन मत समझना। मतलब आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, मतलब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना, कॉनकॉल के ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। मतलब एज ए इसको स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत लेना। अब दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है कि एक्सपेंशन करने के लिए उस कंपनी को अपने बहुत सारे इंप्लॉइज को हायर करना पड़ेगा। तो आप ये भी देख सकते हो बहुत सारे जॉब हायरिंग पोर्टल पे जाके कि वो कंपनी हायरिंग कर रही है क्या। मतलब वहां से भी आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ, जब नए नए इंप्लॉइज हायर करना चाह रही है तो मतलब डेफिनेटली अपनी टीम को बढ़ाना चाह रही है, बिकॉज बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए टीम को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो आपको वहां से भी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है मैनेजमेंट का फर्दर ग्रोथ गाइडेंस। आई थिंक वो हमने ऑलरेडी एग्जांपल देके डिस्कस कर लिया है। तो मतलब जिनका ग्रोथ गाइडेंस लगभग 25-30-40-45% से ग्रोथ का है, वो हमारे लिए एक बेटर बिजनेस हो सकते हैं, उनके स्टॉक्स हमारे लिए एक बेटर पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकते हैं। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस बिजनेस का रिटर्न ऑन इक्विटी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी के अंदर होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे बिजनेस आपको मिलेंगे जिन्होंने रिसेंट में क्यूआईपी किया है, मतलब फंड रेज किया है, उसकी वजह से उनका रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन मिलेगा। बट उसके बाद में मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हम लोग हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी को वापस अप ट्रेंड के अंदर लेके चले जाएंगे, बिकॉज जैसे ही बिजनेस ग्रोथ होगा 30-35-40% से, तो प्रॉफिट के अमाउंट उनके बढ़ेंगे लगभग 30-35-40% से, तो ऑटोमेटिकली उनका रिटर्न ऑन इक्विटी फिर से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा। एंड दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, क्या उस कंपनी के अंदर एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है। तो ये बहुत अच्छी बात है। दी होल्डिंग है तो हम ये मान सकते हैं कि एफआईज और डीआईज ने अच्छे से ड्यू डिलीजेंस करके ही वहां पे अपनी पोजीशन बनाई होगी, तो वहां पे हमें एक थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा कि हाँ, इस कंपनी के अंदर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्यूचर के अंदर इश्यूज शायद नहीं होगा। एंड दोस्तों, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जो मैंने बैंक्स और एनबीएफसी वाले केस के अंदर भी बताया था। यदि आपको कोई ऐसी कंपनी मिल रही है जो अपने पीयर्स के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ हो रही है, मतलब उसके पीयर्स हो सकता है 15-20% से ग्रोथ कर रहे हैं, बट उसकी ग्रोथ रेट लगभग 35-40-45% के आसपास में हो रही है, तो ऐसा बिजनेस यदि आपको मिल जाता है, मतलब नेक्स्ट 2 साल के अंदर उसका रेवेन्यू डबल हो जाएगा, उसका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो नेक्स्ट 2 साल के अंदर उसका वैल्यूएशन भी एटलीस्ट डबल होगा ही होगा। मतलब वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा सुटअप करा सकता है। मैं जैसे यहाँ पे आपको केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपको उस सेक्टर के अंदर सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ करने वाला लीडर मिल जाए,
मतलब मार्केट कैप के लीडर की बात नहीं कर रहा मैं, सबसे हाईएस्ट रेट से ग्रोथ करने वाले लीडर की बात कर रहा हूं। ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, मतलब उसको तो फिर मिस करना ही मत। बिकॉज अभी तो उसका स्टॉक लगभग 15-20-25% से डाउन है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी होल्डिंग को और इंक्रीज करने का। यदि अब तक होल्डिंग नहीं बनाई थी तो अब तो बनाना स्टार्ट करो ना यार, मतलब किसका इंतजार करोगे। मतलब ऐसे कंपनी का स्टॉक मिल जाए जो 20-25% से डाउन है, तो मैं तो सबसे पहले जाके उस स्टॉक को खरीदने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दोबारा पढ़नी है, कौन कौन की ट्रांसक्रिप्ट दोबारा पढ़नी है, एंड जो अच्छे कंपनीज हैं जो अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं अपने सेक्टर के लीडर हैं, उसके अंदर आपको अपना कैपिटल शिफ्ट करना है। कैपिटल कहां से निकालोगे? जो बिजनेस अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, मतलब जो 8-10-12% से ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर फ्लेटिस ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर नेगेटिव ग्रोथ कर रहे हैं, वहां से आपको कैपिटल विड्रॉ करना है। एंड वो कैपिटल आपको उन बिजनेस के अंदर शिफ्ट करना है जो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। बिकॉज दोनों के स्टॉक से आपको डाउन मिलेंगे। एंड तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, मतलब हाई ग्रोथ करने वाली कंपनी के स्टॉक आपको डाउन कभी मिलते नहीं है, बट आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन स्टॉक्स को कम रेट पे खरीदने की। तो मैं तो ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके जो नॉन ग्रोइंग कंपनीज हैं, मतलब जिनकी बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है, वहां से अपना कैपिटल पुल आउट करो, एंड जो अच्छे से बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनीज है वहां पे अपना कैपिटल शिफ्ट कर दो। अब दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो उनको प्लीज ध्यान से सुनना। फर्स्ट चीज ये ध्यान रखो कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर टोटल स्टॉक का काउंट 30 से ऊपर तो नहीं चला गया ना। यदि ऊपर है लाइक 35, 40, 45, 50 से ज्यादा स्टॉक है, तो वहां से कर्टेल करो और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करो। एंड जो हाई ग्रोथ बिजनेसेज हैं या फिर सेक्टर का जो आपको लीडर मिल गया जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, वहां पे अपनी पोजीशन को बढ़ाओ और अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करके लगभग 20-25 मैक्स टू मैक्स 30 स्टॉक पे लेके आ जाओ। बिकॉज दोस्तों जब तक आप अपने हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के अंदर अपना एलोकेशन नहीं बढ़ाओगे, तो आपका ओवरऑल कैपिटल इंक्रीज नहीं होगा। मतलब सपोज करो आपने कोई ऐसा बिजनेस पिक किया जो लगभग 40, 45, 50% से ग्रोथ कर रहा है, बट आपने उसको अपने पोर्टफोलियो का 1 या 2% एलोकेशन दिया, तो दोस्तों रिसर्च करके उस बिजनेस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का उतना फायदा नहीं मिलेगा। यदि आप उस बिजनेस को अपने पोर्टफोलियो में लगभग 7-8-10% का एलोकेशन देते हो, तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे मीनिंगफुल इंपैक्ट आएगा जो आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। मतलब मैं एब्सोल्यूट कैपिटल की यहाँ पे बात कर रहा हूं। सेकंड पॉइंट दोस्तों, आपने जो अपना इमरजेंसी फंड बना रखा है उसको यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना। बिकॉज दोस्तों हमें बिल्कुल नहीं पता कि शॉर्ट टर्म के अंदर इक्विटी मार्केट किस तरह से बिहेव करेगा। बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी चल रही है, कब क्या हो जाए हमें बिल्कुल नहीं पता। तो आपका जो इमरजेंसी फंड है उसको इंटैक्ट रखना, उसको बिल्कुल मत छेड़ना। और दोस्तों थर्ड पॉइंट इज, आपको वही पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है जो आपको नेक्स्ट 2-3 साल के लिए काम में नहीं आने वाला है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। आपके पास कोई ऐसा कैपिटल है जो लगभग नेक्स्ट 6-7 महीने बाद में आपको जरूरत है या फिर कोई फंक्शन में आपको यूज करना है, तो उसको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत लगाना। बिकॉज दोस्तों हमें बिल्कुल नहीं पता ना कि 6-7 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। हो सकता है 10% करेक्ट भी कर जाए, हो सकता है 10-15% ग्रोथ कर जाए, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो दोस्तों आपके जो शॉर्ट टर्म वाले टारगेट हैं उसके लिए जो आपने कैपिटल इकट्ठा कर रखा है उसको स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत लगाना। जो कैपिटल आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए अपनी नीड्स पूरी करने के लिए, उसको सेपरेट ही रखो, उसको डेट फंड्स के अंदर रखो या फिर एफडी के अंदर रखो। उसको बिल्कुल भी इक्विटी एसेट क्लास के अंदर इन्फ्यूज मत करना। एंड दोस्तों लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ ये डिस्कस करना चाहता हूं, जब आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ोगे, Q2 की कौन कौन की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ोगे, तो आपको बहुत सारे क्वेरीज और क्वेश्चन आएंगे, तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। बिकॉज दोस्तों मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे किसी एक दिन लाइव सेशन करने का प्लान कर रहा हूं, तो वहां पे मैं आपकी वो क्वेरीज पिक कर लूंगा और वहां पे आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका वो सॉल्यूशन निकल पाए और आपको एक अच्छा सा कन्विक्शन बिल्ड हो सके। एंड दोस्तों कमेंट्स में साथ में ये भी लिख देना कि जो लाइव सेशन मैं प्लान कर रहा हूं उसको नेक्स्ट सैटरडे को करना चाहिए या फिर संडे को करना चाहिए। एंड दोस्तों टाइमिंग हम लोग रखेंगे दोपहर के आसपास में, लगभग 3 से 4 बजे के आसपास में, बिकॉज सारे लोग उस टाइम पे फ्री होते हैं, मतलब उस टाइम पे सारे लोग फ्री होते हैं और उसको अटेंड कर पाएंगे। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उस सेशन को नेक्स्ट सैटरडे रखे जाए या फिर नेक्स्ट संडे रखा जाए। एंड दोस्तों तब तक आप रेडी रहना, जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनकी जो Q2 की रिजल्ट के बाद में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई थी उसको अच्छी तरह से रीड कर लेना। एंड Q2 के रिजल्ट के बाद में जो कॉन कॉल हुई थी उसको भी अच्छा खासा रीड करके जो भी आपके क्वेरी क्वेश्चंस आएंगे उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि मैं भी उनको इकट्ठा कर लूं एंड जो लाइव सेशन होगा तो 1 बाय 1 को पिक कर लूंगा। तो दोस्तों आज इतना ही डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज दोस्तों मैं देखता हूं कि काफी लोग हैं वो वीडियो को देखते तो हैं, कमेंट भी करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।